बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जहाँ पे पीवाईक्यूज तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन का जो भी आपका टॉपिक है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक भी कवर करते हुए चल रहे हैं, उसकी कंप्लीट थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका लेक्चर नंबर 12 होने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज का। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देख रखे तो आपको यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और साथ ही साथ आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसकी भी हमारे यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो उसको अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका भी आप यहाँ पे सीरीज को फॉलो कर सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि हेडक्वार्टर्स आपको बताने यूनेस्को के। अब देखो ये आपके ना डायरेक्ट स्टैटिक जीके वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये आपका यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको ना यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखनी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? देखो यूएन से तो हो गया आपका यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया आपका यहाँ पे यूएन से। इसके बाद आपका यहाँ पे ई से है एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। फिर एस से आपका है यहाँ पे साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका है यहाँ पे फुल फॉर्म यूनेस्को का। और यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब बना है? यहाँ पे 1945 में आपका यहाँ पे ये बना है। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे पेरिस में, जो कि आपका पड़ता है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, जहाँ पे अभी लेटेस्ट आपके ओलंपिक्स भी हुए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है इंडिया में, क्योंकि आपसे ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना टोटल जो आपकी यहाँ पे हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, जो टोटल आपकी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, हम यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारे पास इंडिया में, वो है टोटल यहाँ पे 43, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हमारे पास इंडिया में है उसका टोटल नंबर है यहाँ पे 43, ठीक है, इंडिया में सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखो आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेटेस्ट साइट कौन सी अभी यहाँ पे एड ऑन हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले 1-2 साल में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका पेपर अभी सीधा बहुत टाइम बाद यहाँ पे हो रहा है, रेलवे के जितने एग्जाम्स है, तो यहाँ पे आपसे किसी भी ईयर का पूछा जा सकता है, जब से पेपर नहीं हुआ है तब से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि 2024, ठीक है, मतलब इसी साल का अगर आपसे पूछा जाता है तो 2024 में ऐड होके आए हैं यहाँ पे मोए डैम्स। मोए डैम्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे असम में, ठीक है। और ये आपके कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आपका अहोम डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको कहीं पे भी कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, पर ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल डायनेस्टी यहाँ पे रही है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि इसको यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैप्चर वगैरह यहाँ पे सच नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे मॉयडेम्स है बेसिकली, ये अगर आप देखोगे तो एक तरीके से बरियल सिस्टम है ये, ठीक है, बरियल सिस्टम है, मतलब यहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके अहोम किंगडम से एसोसिएटेड लोग हैं उनको यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये एक तरीके से ना माउंड शेप में है, ठीक है, माउंड शेप का एक बरियल सिस्टम है। उसको इस बार 2024 में यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पे जोड़ा गया है इंडिया से, अगर हम बात करें। फिर अगर आपको यहाँ पे 2023 का पूछा जाता है, याद रखना है आपको वो भी। तो देखो 2023 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है सेक्रेड, सेक्रेड असेंबल्स, ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं सही से ये हटा के लिख दे रहा हूँ। तो सेक्रेड एनसेम्बल्स, एनसेम्बल्स ऑफ दी होसालास, ठीक है। तो होसाला भी आपके यहाँ पे एक तरीके से आप बोल लो यहाँ पे डायनेस्टी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2023 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आपके यहाँ पे हेरिटेज साइट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो हो गए। ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है, जो आपका ये शांति निकेतन है, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? वही इंसान है, अब एक तरीके से समझो, सिंपल टर्म में जो आपसे पूछा जा सकता है, जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है पूरे एशिया में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, और यहाँ पे लिटरेचर में उनको मिला था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका यहाँ पे सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होसाला है, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। और जो आपका शांति निकेतन है ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे
भूलना नहीं है, ठीक है? जो भी मैंने आपको यहाँ पे तीनों बताए हैं, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके अलावा देखोगे आप तो सबसे पहले कौन-कौन सी बनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे आपका यहाँ पे आगरा फोर्ट हो गया, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे अजंता केव्स हो गए, अजंता केव्स हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे उसके आपके यहाँ पे एलोरा केव्स हो गए, एलोरा केव्स। तो ये जितने भी हैं, ये तीनों बेसिकली आपके यहाँ पे 1983 में बने थे, ठीक है? सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए तो यहाँ पे ये तीनों ही थे जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इनको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि आपसे यहाँ पे फर्स्ट भी पूछ सकता है और फिर लेटेस्ट के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी क्योंकि 2024 में यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे एक और बन गया है, तो इसलिए आपसे फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा देखो आपको और क्या याद रखना है, किस तरीके से जो पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे चलो आगे वो मैं आपको करा दूंगा, पर यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कल्चरल, क्योंकि आपका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइंटिफिक और कल्चरल, है ना? तो आपको देखो याद रखना है कि जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है ना, वो दो तरीके से आपको यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें। एक होती है कल्चरल साइट्स। तो इंडिया में टोटल जो कल्चरल साइट्स है वो है आपकी यहाँ पे 35, ठीक है? तो ये आपको ये याद रखना है। इसके अलावा फिर जो आपके यहाँ पे दूसरा होता है वो आपका होता है यहाँ पे नेचुरल, ये होता है आपका यहाँ पे नेचुरल। और ये आपके यहाँ पे जो टोटल साइट्स है ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 7, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि 43 आपको यहाँ पे मैंने नंबर लिखवाया है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप यूनेस्को के साइट पे भी जाओगे तब भी आपको ये सेम नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, वरना मैं आपको नाम अगर देखो बताता हूँ। तो एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि आपका यहाँ पे एक एक और आप यहाँ पे ले सकते हो, वो होता है आपका यहाँ पे मिक्स्ड। और इंडिया में ये देखोगे आप 3 तरीके के डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जिसमें से 35 आपके कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 7 आपके यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और एक आपका मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब जो ये मिक्स्ड है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम है यहाँ पे कंचनजुंगा, ठीक है? जो आपका यहाँ पे कंचनजंगा है बेसिकली, जो आपका यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है? ये आपका क्या है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये है आपका यहाँ पे मिक्स्ड। अब जैसे आपका नेचुरल है, नेचुरल वाले में आपका जैसे काजीरंगा आ गया, ठीक है? फिर आपका कोलाडियो वाला जो आपका नेशनल पार्क है वो आ गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया। फिर आप अगर देखोगे सुंदरबन आ गए, वेस्टर्न घाट्स आ गए, तो ये सब आपके कल्चरल हो गए, ठीक है? फिर आप कल्चरल बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेचुरल हो गए। कल्चरल वाला है, जैसे आपका शांति निकेतन है, आपका फिर मोइडेम्स वाला जो अभी आपका हुआ है, फिर आपका सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द होसालास हो गया, एलोरा, अजंता, आगरा फोर्ट, ये सब आपकी क्या है, ये सब कल्चरल है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीजें आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे मैंने आगे एक स्लाइड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, जहाँ पे हम लोग जो आपके बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी हम लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर्स वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है? एक ही जैसे हम करते हुए आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन लेके या दो क्वेश्चन लेके हम लोग यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईएमएफ जो है, इसका फुल फॉर्म पहले सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। ये बना है 1944 में, ये आपको याद रखना है। और इसका अगर आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, तो इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, ठीक है? वॉशिंगटन डीसी में इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पे पड़ता है। तो ये भी याद रखना। इसी तरीके से जो आपका वर्ल्ड बैंक है, देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों फाइनेंशियल आप बोल सकते हो यहाँ पे एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो जो आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन में। तो जो मेजर आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर देखने को मिले हैं, जो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दोनों आपको वॉशिंगटन डीसी में ही देखने को मिले हैं। और ये भी आपका यहाँ पे क्योंकि यूएसए आपको याद रखना है, और यहाँ पे ईयर भी आपका यहाँ पे सेम है, ठीक है? 1944। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, ये आपको हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा जेनेवा में, जो कि एक सिटी है आपके स्विट्जरलैंड की, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, स्विट्जरलैंड की आपकी सिटी है जेनेवा, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1919 में आपका यहाँ पे बना था, ठीक है? लेबर से रिलेटेड जो भी आपके लॉज या फिर जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सब आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब इन दोनों की जब हम बात करेंगे, तो फूड एंड एग्रीकल्चर वाला जो है, ये आपको देखने को मिलेगा रोम में।
अब देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपको दिख जाए या फूड से रिलेटेड दिख जाए, उसका हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेगा। जो आपके इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे रोम है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इटली में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बना था 1945 में। फिर जो आपका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका यहाँ पे ये बना है 1948 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे SWIT लिख रहा हूँ, उसका मतलब समझ आना है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं लंदन में। ठीक है, लंदन, जो कि आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, और ये आपका यहाँ पे 1948 में बना है, ये आपको याद रखना है। फिर एक आपका यहाँ पे सी बेड अथॉरिटी है, तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा जमाइका में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये आपका 1994 में बना है। सिविल एविएशन वाला जो है, ये आपका कनाडा में है। कनाडा की एक सिटी है यहाँ पे मॉन्ट्रियल, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 1947। फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में आपका यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला है, कि जब आप यहाँ पे कोई एक नई चीज बनाते हो, तो उसका आप एक IP ले लेते हो, है ना, ताकि वो सेम चीज आपके यहाँ पे कोई दूसरा ना बनाए। तभी आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे, तभी आपका बिजनेस बेसिकली यहाँ पे बढ़ेगा। जब यहाँ पे दूसरों के पास वो चीज़ नहीं होगी, अगर उनको बनानी है तो वो अपने सोच से, समझ से अलग डिजाइन वगैरह यहाँ पे उनको करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अलग चीज देखो, आपके एक तरह याद रखना कि जो आपका यहाँ पे इवेंट होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसा मशीन बना रहे हो जो कैंसर में हेल्प करे, ठीक है, तो दूसरा भी वो मशीन बना सकता है जो कैंसर में हेल्प करे। बस फर्क क्या होगा यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, और डिजाइन्स में यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल सकता है, जब हम बात करते हैं IP लेते हो तब। ठीक है, तो IP आपको यहाँ पे तभी यहाँ पे काम करेगी। वो बेसिकली इसलिए ही होती है ताकि आपका बिजनेस प्रोटेक्ट रहे, जो आपका आपने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोटेक्ट रहे, कोई इसको कॉपी ना करे। अगर कोई कॉपी करता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे जो UN वुमेन वाला यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। ठीक है, UN मतलब यहाँ पे हो गया यूनाइटेड नेशन, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क का है आपका USA में है, और 2010 में बना था, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, ये आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पे हम थोड़े और डिस्कस कर लेंगे। तो अगला आपसे बोल रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये आपका बना था 1957 में। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वियना में, जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना। एक कंट्री आपकी है ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलती है, ठीक है, एक आपकी कंट्री है ऑस्ट्रिया। ये आपका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, पर ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है। और कंट्री आपकी ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है यूरोप में, और ये आपके पड़ती है ओशियाना में। ठीक है, तो जो बेसिकली ओशियाना मतलब हो गया जो उसके आसपास के, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वगैरह हो गए यहाँ पे, वो सब रीजन बेसिकली आपका यहाँ पे ओशियाना में आता है। फिर और छोटी छोटी जो वहाँ पे कंट्रीज है वो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंने और लिख रखे हैं, तो इसके भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो यहाँ पे ये बना है 1974 में। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे पेरिस में, जो कि फ्रांस में पड़ता है, जो अभी हमने यहाँ पे देख भी चुके हैं। फिर यहाँ पे जो आई रेना है, ठीक है, IRENA, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल, ठीक है, INT लिख रहा हूँ मतलब इंटरनेशनल। फिर रिन्यूएबल, इंटरनेशनल रिन्यूएबल, इंटरनेशनल, एक सेकेंड तो यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लूँ मैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, एनर्जी एजेंसी यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रख लेना है। और ये कब बनी है? तो ये आपकी बनी है 2009 में। और ये जो है ये आपका UAE में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, इसके हेडक्वार्टर आपके UAE में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपका ISA का फुल फॉर्म है सोलर अलायंस। और ये इसके हेडक्वार्टर जो है ये आपके इंडिया में है, गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम इंडिया में इसके यहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और गुरुग्राम का यहाँ पे हरियाणा में है। ठीक,
अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो याद रखना 1924 में आपकी यहाँ पे बनी थी, और ये तो आपकी 2015 में बनी है, ठीक है। जो आपका आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपका 2015 में बना है, और ये बनाया था बेसिकली यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलके। इंडिया और फ्रांस ने मिलके यहाँ पे ये बनाया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो है 1924 में बनी है, और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे लंदन, यूके में। तो ये भी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको भी यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है ये सब आपके हो गए यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन थी वो। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे WTO, एक और आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि ये ना बेसिकली जितने भी रूल्स वगैरह बनाती है वो ट्रेड से रिलेटेड बनाती है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेड डिस्प्यूट के अगॉटिंग, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट को कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने का यहाँ पे ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपकी बनी है 1995 में। फिर आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आपका 1966 में बना है, ये आपको याद रखना है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसा आपको नाम में दिख रहा है बैंक दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे मनीला में, और मनीला कहाँ पे है, ये आपका है फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में आपका यहाँ पे ये है। फिर आपको अगला दे रखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अब ये भी आपका यहाँ पे किससे एसोसिएटेड रहेगा, फाइनेंस बैकग्राउंड से एसोसिएटेड रहेगा। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं बीजिंग चाइना में, ठीक है, बीजिंग आपके यहाँ पे चाइना में एक सिटी है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैपिटल भी आपकी बीजिंग ही है। और ये आपका है यहाँ पे 2016 से, ठीक है, 16 में आपका बना था। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। अब जो आपका यहाँ पे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसिल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कंट्रीज आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी है। पहले तो आप यहाँ पे याद रखो कि 1981 में बना है, पहली चीज। दूसरा, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, तो रियाद में इसके हेडक्वार्टर है, और रियाद कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में यहाँ पे इसकी सिटी है रियाद नाम से, सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है, तो आपको ये याद रखना है, ईयर याद रखना है। मेंबर्स कितने हैं, तो ओवरऑल 6 आपके मेंबर्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीजें पता रहें। तो देखो कौन कौन से मेंबर हो गए, एक तो आपका ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ठीक है, पहला तो हो गया आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया। दूसरा है आपका यहाँ पे यूएई, यूएई के बाद आपका है यहाँ पे कतर। फिर कतर के बाद आपका हो गया यहाँ पे बहरान, ठीक है, बहरेन, बहरान जो आप बोल सकते हो। फिर दूसरा है आपका यहाँ पे कुवैत, कुवैत के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ओमान, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, 6 कंट्रीज हैं आपकी टोटल। और ये जितनी भी आपको कंट्रीज देखने को मिल रही है ना, ये सब आपके अरेबियन पेनिनसुला वाली जितनी भी यहाँ पे मेजर कंट्रीज है, जो आपके यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट भी हमने यहाँ पे जहाँ पे डिस्कस करा था थोड़ा बहुत, वही सब कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में ही। फिर जो एक सार्क है, अब ये देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो सार्क की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बची है, क्यों नहीं बची है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि और किसी ग्रुप में नहीं है, वहां पे भी प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका SCO है, वहां पे भी इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों प्रेजेंट है। पर सार्क की अगर आप देखोगे ना, तो जैसे पाकिस्तान का यहाँ पे आप कभी भी देखो इंडिया के साथ अगर कोई भी ग्रुप में वो ज्वाइन हो, या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ज्वाइन हो, तो वो हमेशा ना एक मुद्दा हमेशा उठाता है, वो है यहाँ पे कश्मीर का, ठीक है, भले वो ग्रुप किसी दूसरे काम के लिए गया हो, कोई दूसरे काम के लिए मीटिंग चल रही हो, पर वो ये चीज हमेशा यहाँ पे उठाते हैं, और सामने से फिर वो UN में क्या बोलते हैं कि एक तरीके से कि हमें यहाँ पे मिलजुल के यहाँ पे करना चाहिए, या फिर UN को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ये सब। पर उन्होंने जो यहाँ पे ट्रीटीज वगैरह साइन कर रखी है, उसके हिसाब से दोनों कंट्रीज आपस में मिलके यहाँ पे ये बैठकर आपस में डिस्कस करेंगी, ठीक है, यहाँ पे ये सब साइन हो चुका है। पर तब भी आप यहाँ पे देखोगे कोई भी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान जाता हुआ, तो यहाँ पे ये सब इश्यूज, एक लौता इशू, ठीक है, ये सब तो नहीं बोलूंगा मैं, बस ये इशू यहाँ पे हमेशा रेस करता है। बाकी उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, किसी को कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो आपका सार्क है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो देखो सार्क की फुल फॉर्म है आपकी यहाँ पे एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका हो गया यहाँ पे फुल फॉर्म। अब ये आपको यहाँ पे जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, ये आपके नेपाल में है, नेपाल की कैपिटल है यहाँ पे काठमांडू, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी कैपिटल है यहाँ पे नेपाल की काठमांडू, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 1985 में आपका यहाँ पे ये ग्रुप बना था, तो ये भी याद रखना है। ओवरऑल कंट्रीज कितनी है, तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 8 कंट्रीज है, वो आपको याद रहनी चाहिए। पहली हो गई यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर आपका हो गया यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के बाद आपका हो गया यहाँ पे भूटान,
भूटान के बाद आपका हो गया यहाँ पे इंडिया। इंडिया के बाद आपका है यहाँ पे मालदीव्स। मालदीव्स के बाद आपका आ गया यहाँ पे नेपाल, फिर पाकिस्तान, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे श्रीलंका। तो यहाँ पे ये 8 आपकी कंट्रीज हैं जो बेसिकली आपकी ऐसे मतलब सार्क से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसको हम सार्क पढ़ते हैं, SAARC को। और बाकी आपका गल्फ वाला भी मैंने आपकी 6 कंट्रीज बता दी हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा आपका कंट्री बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। अब देखो पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो बिम्स्टेक जो है यहाँ पे ये बना था, पहले तो याद रखा 1997 में। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे बेसिकली बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, फॉर मल्टी सेक्टोरल, सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा आपका यहाँ पे फुल फॉर्म है, तो आप याद रख सकते हो, वरना शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेना यहाँ पे बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक से आपको यहाँ पे याद रह जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड आपका है, और साथ ही साथ बिजनेस वगैरह इकोनॉमिक वगैरह से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं ढाका में। और ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंट्री भी याद रखनी है साथ ही साथ, तो ढाका आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे आपको मैंने नेबरिंग कंट्रीज की कैपिटल्स, आपकी जो करेंसीज हो गई उनकी, या फिर वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जरूर देख लो। फिर इसके अलावा जो आपके यहाँ पे कंट्रीज हैं, टोटल कंट्रीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, इसमें है 7। कौन कौन सी 7 कंट्रीज है, जैसे पहली है आपकी यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। दूसरी है आपकी यहाँ पे भूटान। भूटान के बाद आपका आता है यहाँ पे इंडिया। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे म्यांमार। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी ना, वो किसी ना किसी तरीके से बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड रहेंगी। सिर्फ यहाँ पे 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, वो है आपकी नेपाल और भूटान, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 बस आपको अलग से याद रख लेना है, बाकी आपको अगर मैप आपको याद है तो आप इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अगले यहाँ पे है नेपाल के बाद यहाँ पे श्रीलंका और फिर यहाँ पे थाईलैंड। तो यहाँ पे ओवरऑल ये 7 कंट्रीज है जो बेसिकली यहाँ पे बिम्स्टेक की मेंबर्स है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, आपको इस पे भी फोकस करना है। तो नॉट की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी भूटान मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, म्यांमार भी मेंबर है, पर मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स आपका अरेबियन सी की में आता है, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ में आता है, बेसिकली लक्षद्वीप के नीचे आता है, जहां हमने पिछली बार जो आपका डिग्री चैनल था, हमने यहाँ पे 10 डिग्री और 8 डिग्री हमने डिस्कस किया था। 10 डिग्री आपका अंडमान निकोबार के बीच में, और 8 डिग्री आपका यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है। ये सब हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आसियान की। अब इसको एशियन मत पढ़ना, एशियन की बेसिकली यहाँ पे स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है, यहाँ पे आई आ जाता है, पर यहाँ पे ये एशियान है। एशियान एक आपका ग्रुप है जो आपकी एशियन कंट्रीज है उसका, ठीक है, पर यहाँ पे हर एक एशियन कंट्रीज में आपकी नहीं आती है। इसमें आपकी ईस्ट में जो आपकी एशिया में जो जो कंट्रीज लगती हैं, वो कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले याद रखना, ये आपका बना है 1967 में। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जकार्ता में, और जकार्ता यहाँ पे किसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आपसे पूछी जाती है कौन सी कंट्री में, तो उसका आंसर होगा यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, इंडोनेशिया में है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी कंट्रीज हमें यहाँ पे आसियान में देखने को मिलती है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 10 कंट्रीज देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो आपको यहाँ पे मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखना CM, ठीक है, प्लीज, PLS को मैं यहाँ पे प्लीज पढ़ रहा हूँ। गिव अस विम बार, ठीक है, गिव अस विम बार टू वॉश थाली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बोला, CM प्लीज गिव अस विम बार टू वॉश थाली। अब इसका यहाँ पे देखो समझने का यहाँ पे सिंपल टर्म में, अब यहाँ पे हम कंट्रीज की बात करें, जो जो मैंने कैपिटल में लिखा है वो सब आपकी कंट्रीज में काउंट होंगी। जैसे आपका यहाँ पे C है, तो C जो हो गया आपका यहाँ पे हो गया कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। फिर जो आपका यहाँ पे M है, ऊपर वाला यहाँ पे सबसे पहले, ये आपका हो गया यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पे ये P हो गया, ये आपका है यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस जो अभी हमने यहाँ पे देखा था मनीला वगैरह, तो वो भी आपका यहाँ पे कहाँ था, फिलीपींस पे था। फिर आपका जो L है, ये आपका है लाओस, लाओस। फिर S अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो S से आपको देखने को मिलता है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर वी से आप देखोगे यहाँ पे वियतनाम, जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया था ना, जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर थी, जब यहाँ पे आपकी वियतनाम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। पर अभी अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे एक ही हो चुका है, ठीक है, वो यूनिफाई हो चुका है। पर अगर आप पहले देखते हो तो आपका यहाँ पे साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम पहले अलग हुआ करते थे, तो उनके बीच में एक बॉर्डर यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे आई से आपका हो गया यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फिर इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में आपका हेडक्वार्टर देखने को मिल रहा है। फिर एम से जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये वाला एम, एक तो आपका हो गया यहाँ पे म्यांमार, दूसरा एम है आपका यहाँ पे मलेशिया, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे बी जो है ये आपका आता है यहाँ पे ब्रुनाई, जहाँ पे अभी रिसेंटली पीएम मोदी भी यहाँ पे गए थे। और यहाँ पे बेसिकली रूलर रूल करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक जी टर्म में समझो तो यहाँ पे एक तरीके से जो किंग है, मुस्लिम कंट्री है यहाँ पे ब्रुनाई, और वहाँ पे किंग रूल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे किंग रूल करते हैं वहाँ पे एक तरीके से समझो कि यहाँ पे हमेशा गरीबी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ द अमीर कंट्री में से एक है ये, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके राजा के बारे में भी अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको दिखाई मतलब यहाँ पे सुनाई देगा कि यहाँ पे इसके पास मतलब जो भी इसके यहाँ पे राजा हैं उनके पास सबसे ज्यादा कार कलेक्शन है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, सबसे ज्यादा कार्स आपको इन्हीं के पास देखने को मिलेंगी। तो अच्छा खासा यहाँ पे अमीर सिस्टम या फिर अमीर कंट्री है यहाँ पे ये, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री भी है, ठीक है, जैसे मेडिकल आपका फ्री है, एजुकेशन फ्री है। तो ऐसी जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं ना वो सब आपकी यहाँ पे फ्री है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, आपका एक बचा है वो है आपका यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखो कितनी कंट्रीज हो गई यहाँ पे। तो हमारे थाईलैंड हो गया, ब्रुनई हो गया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी यहाँ पे 10 कंट्रीज हो गई हैं। तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, वरना आप अपनी खुद की भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो इजी टर्म्स में, जैसे भी आपको यहाँ पे लगे आप अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी कंट्री आपकी सेंट्रल एशिया में नहीं आती है, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया में आपकी कौन सी कंट्री नहीं आते ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको ये चीज सबसे पहले पता होना चाहिए। एशिया सिर्फ एक छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अगर हम देखोगे तो आपके यहाँ पे अलग कॉन्टिनेंट आएगा, जैसे आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। आपका ऑस्ट्रेलिया एक खुद कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही यहाँ पे याद रख सकते हो इसको कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो ओवरऑल बेसिकली आप देखोगे तो 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलती है, और इसको आप यहाँ पे KUK से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे कंट्रीज के पहले पहले लेटर है। और इसको इजी टर्म में बताने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे नॉर्थ से साउथ लगा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मैं ये छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कुक डबल टी से आप यहाँ पे आ सकते हो, टी से आप यहाँ पे बेसिकली टेबल टेनिस ऐसे करके याद रख सकते हो, और KUK से आप कोई यहाँ पे जो टेबल टेनिस का प्लेयर है उसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो। पर यहाँ पे जो मैं कंट्रीज बता रहा हूँ ये आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे लगेंगी एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में आपको इन 5 कंट्रीज में देखने को मिलती है यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। फिर यू से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, जो कि आप अगर देखोगे तो इंडिया के साथ इसके रिलेशन भी अच्छे खासे हैं। और आपको पता होगा यहाँ पे जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमारे पीएम थे, तो उनकी डेथ भी बेसिकली यहाँ पे उज्बेकिस्तान के ताशकिन में ही हुई थी। ताशकिन इसकी कैपिटल है यहाँ पे उज्बेकिस्तान की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो अगला जो आपको के दिख रहा है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है किर्गिस्तान, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे किर्गिस्तान, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर जो आपको यहाँ पे टी देखने को मिल रहा है इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट वाला टी है इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे तजिकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टी है, 2 के और एक यू, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ये नॉर्थ टू साउथ मैंने लगाया है, तो याद रखना सबसे ऊपर आपका कजाकिस्तान है मैप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया में मंगोलिया नहीं आता है, मंगोलिया तो आपका यहाँ पे रशिया और चाइना के बीच में आपकी एक कंट्री पड़ती है, जहाँ पे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, गोबी डेजर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका यहाँ पे मैप है। आप देखो सबसे बड़ा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कजाकिस्तान है, सबसे नॉर्थ में भी आपका कजाकिस्तान आएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान आ गया, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो बाउंड्री है ये आपकी ज्यादा नॉर्थ में एज कम्पेयर टू आपके यहाँ पे किर्गिस्तान की, तो उसके बाद किर्गिस्तान। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो, अभी ये कंट्री मत समझना, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है इसको कंट्री मत समझना, ये आपका कैस्पियन सी है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है, आगे हम वहां पे डिस्कस करेंगे, तो वो याद रखना है। और एक आप अफगानिस्तान अलग से याद रख सकते हो, तो अलग से आप याद रख लेना, वरना मेजर ये जो 5 कंट्रीज है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एशिया में वैसे आपका यहाँ पे अफगानिस्तान भी आता है, पर अफगानिस्तान यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता होता है, पर आपको यहाँ पे ये नहीं पता होता है कि बाकी 5 कंट्रीज कौन सी है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। पहली आपकी कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर आपका यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और फिर यहाँ पे तजाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये 5 कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री आपको सीधे सीधे दिख रही है वो है आपकी कजाकिस्तान। और ये जितनी भी कंट्रीज है बेसिकली ये आपके यूएसएसआर से टूट के ही बनी है। जब आपका यूएसएसआर टूटा था, जब आपका वो रशिया बना था, और आपके उसी टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है वो उस टाइम पे यहाँ पे टूटी थी, ठीक है। फिर वहां पे वो फॉर्म हुई थी नई नई कंट्रीज, तो उनमें से यहाँ पे ये भी एक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो एक पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वरना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको उस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये पीडीएफ एग्जैक्टली यहाँ पे फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पे रुपए या फिर चार्ज देने की जरूरत नहीं है, जो आपको यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे कि विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का कौन मेंबर नहीं है? अब देखो एससीओ का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे शांघाई कॉरपोरेशन, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे इसका फुल फॉर्म, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये कब बना है, तो ये 2001 में बना है। और ये ऐसा एक दूसरा ग्रुप है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इंडिया और पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया था ये जनरली आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना दोनों ने ही 2017 में ज्वाइन किया है। तो इसको आप एक तरीके से ऐसे समझो कि एससीओ में यहाँ पे इंडिया को लेके आया रशिया एक तरीके से, और चाइना लेके आया पाकिस्तान को सेम ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ सकते हो, कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए सेंट्रल एशिया और आपके यहाँ पे एशियन रीजन में जो भी आपकी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, पाकिस्तान तो आपका इकोनॉमिकली वीक आपका यहाँ पे कंट्री है, पर आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे टोटल कंट्रीज हमें कितनी देखने को मिलती है, तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्री देख लेते हैं। तो पहले आपका है जैसे यहाँ पे चाइना, ठीक है। चाइना के बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिया। इंडिया के बाद अभी हमने जैसे डिस्कस किया था यहाँ पे कजाकिस्तान, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। फिर कजाकिस्तान के बाद आपको देखने को लेगा यहाँ पे किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। इसके अलावा फिर आपको देखने को लेगा यहाँ पे पाकिस्तान, फिर है आपका यहाँ पे रशिया। रशिया के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे तजाकिस्तान, और फिर लास्ट आपका यहाँ पे एक बचा है वो है आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लूँ। तो लास्ट आपका कौन सा है यहाँ पे, उज्बेकिस्तान आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट। तो ओवरऑल अगर आप कंट्री देखोगे कितनी हो गई यहाँ पे, 8 कंट्रीज हो गई टोटल, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 8 कंट्रीज हो गई। 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, 2001 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पर अगर आप यहाँ पे देखो अभी जैसे इसका यहाँ पे जो लेटेस्ट समिट हुआ है, ठीक है, जो इसका यहाँ पे लेटेस्ट समिट हुआ है ये अभी यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। जो इसका लेटेस्ट समिट हुआ है ना यहाँ पे एससीओ का, ये आपका पाकिस्तान में हुआ है, जहाँ पे एस जय शंकर गए थे, और वहां पे आपको पता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज भी चली थी इस चीज की। और इस पर्टिकुलर समिट में भी यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसने वही सेम चीज करी, वही सेम इशू उठाया जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसलिए बेसिकली यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, अगर आप देखो तो ब्रिक्स में यहाँ पे बात करी जा रही थी कि पाकिस्तान भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि 10 कंट्रीज की यहाँ पे बात करी जा रही थी, पर 9 ही आपकी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया है, क्योंकि पहले तो अर्जेंटीना को जोड़ा जा रहा था पर अर्जेंटीना ने यहाँ पे मना कर दिया, और यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान है उसको यहाँ पे एक तरीके से चाइना लाना चाह रहा था। पर ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है ना जहाँ पे हर एक मेंबर की अनुमति होनी चाहिए। जो आपके टॉप 5 मेंबर है, जो सबसे पहले मेंबर्स हैं आपके यहाँ पे, आपका कौन कौन से आपके मेंबर्स हो गए अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे ब्रिक्स में। जैसे आपका ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 मेंबर हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। जब तक एक भी मेंबर आपका यहाँ पे मना नहीं करता है, ठीक है, तभी यहाँ पे आप उस कंट्री को जोड़ सकते हो। अगर एक भी मेंबर ने मना कर दिया इन पांचों में, तो आप कोई नई कंट्री को जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान को उसमें नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि जो हाल आपका यहाँ पे सार्क का हुआ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अब जो हाल आपका यहाँ पे एससीओ का हो रहा है,
वही सेम हाल आपका यहाँ पे ब्रिक्स का हो, क्योंकि ब्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्योंकि बाकी आपके G7 G20 वगैरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो G20 का इंडिया मेंबर है पर G7 का नहीं है। पर एज अ फ्रेंडली कंट्री यहाँ पे वो जाता है, उसको इन्वाइट किया जाता है, इंडिया को इन्वाइट किया जाता है। पर वो क्योंकि मेजर इकोनॉमी होने के बाद भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है, तो आप यहाँ पे वेस्टर्न जो माइंडसेट है ना उसके बारे में भी आप सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और इसलिए इंडिया यहाँ पे ब्रिक्स का ग्रुप यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है, यहाँ पे आप बोल सकते हो ब्रिक्स के ग्रुप में यहाँ पे इंडिया है, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो इंडिया की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे समझे। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे ब्रिक्स समिट आपका रशिया में हुआ, जहाँ पे रशिया, चाइना और इंडिया तीन मेजर आपकी इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की, आप बोल सकते हो एशिया में तो है ही पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज, यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज। अगर हम यूएसए को सिर्फ यहाँ पे हटा दे, ठीक है, उसके बाद तो आपके यहाँ पे चाइना, इंडिया यही सब आती है, तो उसके बाद रशिया भी आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमीज और तीनों यहाँ पे एक साथ बैठी है, जबकि तीनों के आपस में अगर आप रिलेशन देखोगे तो इंडिया चाइना के साथ इतने ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, पर इंडिया के रशिया के साथ अच्छे हैं। वहीं पे इंडिया, अगर हम बात करें चाइना के रिस्पेक्ट में, तो चाइना के रशिया के साथ अच्छे हैं पर इंडिया के साथ अच्छे नहीं है। और यहाँ पे जब ये तीनों जोड़ के मतलब एक तरीके से सामने आए, तब यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, क्योंकि रशिया ने बेसिकली एक तरीके से हेल्प करी थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉर्डर इशू जो आपका यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है थोड़ा बहुत, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसमें थोड़ा बहुत रशिया का भी एक पार्ट है, ठीक है, उसका भी एक रोल है। पर आपको हमेशा बात समझने की, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है नया, वो सब एक जियो पॉलिटिक्स है। हर एक कंट्री अपने बारे में पहले सोचता है, और इसका यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे मतलब भी आगे दिखाई भी देगा, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे रशिया हेल्प कर रहा हो या फिर कोई यूएसए हेल्प कर रहा हो, कोई चाइना हेल्प कर रहा हो, कुछ भी हो, पर ये सब आप बेसिकली यहाँ पे जोड़ सकते हो इसको जियो पॉलिटिक्स के केस में, कि हर एक कंट्री पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे के बारे में सोचता है। तभी अगर आप देखो तो कभी भी जब इंडिया चाइना के बीच में यहाँ पे रिलेशंस में, यहाँ पे आप बोल सकते हो बॉर्डर से रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ भी इशू होता है, तो कभी भी रशिया आपका चाइना के अगेंस्ट नहीं देता है स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बात समझनी है कि हर एक चीज आपकी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि आपका 100% रशिया फ्रेंड है, 100% आपका यूएसए फ्रेंड है। यूएसए की तो बात ही अलग है, ठीक है, वो तो यहाँ पे हर जगह से आपको देखने को मिल जाएगा, अफगानिस्तान से चले गए, उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपकी अलग चीज आ जाती है, ठीक है। पर अगर आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई हो आई होप कि, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वो आपके कौन सा मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान मेंबर है, इंडिया भी आपका मेंबर है, चाइना भी आपका मेंबर है, पर नेपाल आपका मेंबर नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपका यहाँ पे एक और ग्रुप है जिसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है ओपैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपैक देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ओपैक है, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो जो यहाँ पे कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल वगैरह को, ठीक है, तो उन्हीं का यहाँ पे ये ग्रुप है। सबसे पहली चीज, टोटल मेंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि मेंबर्स तो आपसे शायद ही आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। पर यहाँ पे आपके टोटल मेंबर्स आपको अभी के लिए देखने को लेंगे यहाँ पे 13। ये आपका बना था यहाँ पे 1960 में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है, वियना में आपके यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रिया में, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया है। पर अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऑस्ट्रिया भी इसका मेंबर होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो जो आपकी कंट्रीज इसकी मेंबर है, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में जो कंट्रीज इसकी मेंबर थे, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर ग्रुप में। जब पहली बार ये ग्रुप बना था, तो यहाँ पे इसके मेंबर थे ईरान, इराक, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया के बाद आपका हो गया यहाँ पे कुवैत, ठीक है, सऊदी अरेबिया के बाद आपका हो गया यहाँ पे कुवैत, कुवैत के बाद आपका हो गया यहाँ पे वेनेजुएला। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपके टोटल 5 कंट्रीज थी जो यहाँ पे इसकी मेंबर थी, जिसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके ओवरऑल मेंबर्स तो आपके यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे चेंज कैसे होते रहते हैं, तो बेसिकली आपके ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे खुद से यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे मेंबरशिप छोड़ दी इस ग्रुप की। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वाडोर था आपका यहाँ पे 2020 में, उसने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर आपका यहाँ पे गैबोन करके एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका ये नाम है यहाँ पे गैबोन, ठीक है, गैबोन नाम की एक कंट्री है आपकी यहाँ पे। तो उसने पहले छोड़ा यहाँ पे 1995 में, फिर वापस से उसने रिज्वाइन कर लिया 2016 में। तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। फिर इंडोनेशिया ने छोड़ दिया 2016 में, कतर ने छोड़ दिया आपका यहाँ पे 2019 में। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, उस रिपोर्ट का आपका यहाँ पे नाम पता होना चाहिए आप लोग को। तो उसका रिपोर्ट का नाम है यहाँ पे वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ठीक है।
और ये जो मैंने स्टार्ट लिखा है, मतलब जब यहाँ पे ये ग्रुप बना था शुरू में, तो यहाँ पे 5 कंट्रीज इसकी मेंबर यहाँ पे हुआ करती थी, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। फिर इसके अलावा देखो, अगर हम बात करते हैं अब हम यहाँ पे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है, जैसे मैंने आपको अभी पूरी कहानी भी बता दी, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आपने सुना होगा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले ईयर ऑफ फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे 2009 की कब बना था यहाँ पे ये। दूसरा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो पहली मीटिंग थी या फिर जो आपका पहला ब्रिक का सबमिट हुआ था, ये आपका हुआ था रशिया में। ठीक है, ये आपका हुआ था रशिया में। और उस टाइम पे ये ग्रुप बेसिकली यहाँ पे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। इसके मेंबर कौन कौन थे? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ठीक है, तो ये सब इसके यहाँ पे मेंबर हुआ करते थे। पर उसके बाद हमने देखा कि आपका जो साउथ अफ्रीका है वो भी यहाँ पे जुड़ा, और उसके बाद इस ग्रुप को ब्रिक्स के नाम से जानने लग गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप भी यहाँ पे बना। ठीक है, उस टाइम भी बना ही था, बड़ा ही था, पर अब आपका और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्राजील आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से आता है। फिर आपका यहाँ पे जो रशिया है वो आपका यूरोप में भी काउंट होता है, आपका एशिया में भी काउंट होता है। फिर इंडिया और चाइना आपकी वर्ल्ड पावर्स है, अगर आप देखोगे तो एशिया में भी सबसे बड़ी पावर है, इमर्जिंग पावर्स है, डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीका को कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, तो वो भी यहाँ पे आपका जुड़ा है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके ऊपर हम आगे यहाँ पे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे जो ब्रिक्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपकी यहाँ पे इंग्लिश आती है। इंग्लिश के बाद आपका यहाँ पे अरेबिक आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे लेटेस्ट मेंबर्स भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कौन से मेंबर ऐड हुए हैं। अरेबिक के बाद आपको देखेगा यहाँ पे एमराहिक। फिर उसके बाद आपको देख लेगी यहाँ पे चाइनीज। ठीक है, चाइनीज के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रशियन। रशियन के बाद आपका है यहाँ पे हिंदी। हिंदी के बाद आपका हो गया यहाँ पे पर्शियन। और लास्ट आपका है यहाँ पे पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब जैसे आपका प्रेजेंट में, अच्छा यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे याद रखना 2024 को जो आपका अभी अभी जो यहाँ पे सबमिट हुआ है, ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है रशिया में। ठीक है, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये एक तरीके से ऐसा समझो कि वेस्टर्न कंट्रीज इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इस ग्रुप में आपका रशिया भी है, इसमें इस ग्रुप में चाइना भी है, इस ग्रुप में इंडिया भी है, और ऐसी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज है जो इन तीनों कंट्रीज को पसंद नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कनाडा का इशू ले लो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसके और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। वो आपको यहाँ पे एक एज एन एग्जांपल दिख जाएगा। वहीं पे सेम आपका चाइना और कनाडा के रिलेशन भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, ये भी आपको दिख जाएगा। और भी आपकी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है जिसके साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है। और रशिया तो आपको पता ही है, यहाँ पे यूक्रेन वॉर के जैसे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन एज सच कुछ अच्छे हैं नहीं। तो जब यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज एक साथ आती है ना, और वो भी तब आती है जब इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब बॉर्डर एग्रीमेंट साइन होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजॉल्व होता है बॉर्डर इशू, और फिर तीनों यहाँ पे जब एक साथ आती है, तो आप खुद समझ सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, कि कितना बड़ा यहाँ पे एक ग्रुप बना है, जहाँ पे अब जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी लीडर इसकी मीटिंग को छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखो एससीओ में बेसिकली यहाँ पे मोदी जी नहीं गए थे, वहां पे एस जे शंकर गए थे, है ना। तो क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि पीएम की वो एक तरीके से मीटिंग थी, पर यहाँ पे गए थे हमारे यहाँ पे एस जे शंकर, इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, एक तो आपका यहाँ पे देखो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा नहीं। तो जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पहले आपके मेंबर पता होने चाहिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जो आपके नए मेंबर्स ऐड हुए हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका ऐड हुआ है यहाँ पे इजिप्ट। ठीक है, मतलब एक साथ ही ऐड हुए हैं, पर यहाँ पे मैं आपको नाम के थ्रू बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे हो गया इजिप्ट। इजिप्ट के बाद आपका हो गया यहाँ पे इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया के बाद आपका हो गया यहाँ पे ईरान। और ईरान के बाद आपका यहाँ पे हो गया यूएई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टोटल आपके कितनी कंट्रीज हो गई? यहाँ पे 9 कंट्रीज हो गई जो इसके यहाँ पे मेंबर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इसको भूलना नहीं है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और यूएई एक तरीके से अरेबियन प्लेट्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ईरान अगर आप देखोगे तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं उसके, रशिया के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ भी ठीक ठाक है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखो इसराइल जो है, ठीक है, अब इसराइल और ईरान के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, पर इंडिया के दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे एक तरीके से कि यहाँ पे इसराइल और ईरान की वॉर हो कभी भी, है ना, क्योंकि वो हमें भी एक तरीके से नुकसान देगी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ईरान का जो चाबहार पोर्ट है
वो एक तरीके से लीज पे ले रखा है इंडिया ने, उसका एक जो टर्मिनल है वो यहाँ पे लीज पे ले रखा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी होता है और इंडिया अगर वो स्टेप नहीं लेता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, इसराइल के अगेंस्ट नहीं बोलता है या फिर ईरान के अगेंस्ट नहीं बोलता है, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे इंडिया से नाराज हो सकती है। एक तरीके से आप समझो कि यहाँ पे उसके इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं या फिर इंडिया के जो रिलेशन है उसमें यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे खराब होते हुए यहाँ पे नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपका यहाँ पे ऐसे रिलेशंस में जहाँ पे कंट्रीज, जो दोनों कंट्रीज है, अगर यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से भी यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो आपका यहाँ पे ये ब्रिक्स हो गया, फिर हमारा यहाँ पे ओपेक हो गया। ठीक है, फिर बाकी आपके जो दूसरे ग्रुप्स है वो हम यहाँ पे आगे दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहाँ पे उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर हमसे पूछा जा रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। अब देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना कि ये 1894 में बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे लाओसेन में, और ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये आपका स्विट्जरलैंड में एक शहर है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे जितनी भी आपकी कंट्रीज, कंट्रीज बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो आपको सब के सब आप नहीं बोल सकते हो, पर यहाँ पे 90 से 95% आपको स्विट्जरलैंड के ही सिटीज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर हो गया, वहाँ के जो कंडीशंस है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, पर ऐसी बहुत से आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी, जिसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में नहीं है, दूसरी कंट्रीज में है। जैसे आपका एससीओ हमने देखा, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक देखा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, सार्क देखा, बिम्स्टेक देखा। ऐसी भी आपके यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जिसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में नहीं है। पर ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कमिटी हैं, उनके आपको हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में ही आपको देखने को मिलते हैं। अभी देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन है जो, ठीक है, जिसको बेसिकली अभी इस बार यहाँ पे G20 में ऐड किया गया था, जब इंडिया ने यहाँ पे होस्ट किया था G20। तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर है, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एडिस अबाबा में। और एडिस अबाबा जो है वो आपकी इथियोपिया की कैपिटल है। ठीक है, और अगर आप, आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जो आपकी इथियोपियन एयरलाइन है, ठीक है, इनकी यहाँ पे एक इथियोपियन नाम से एक एयरलाइन है, इथियोपियन एयरलाइन। वो पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अगर आप देखोगे कहीं पे भी, अगर आपको अफ्रीका के किसी भी कोने में जाना है, तो आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन के थ्रू आप जा सकते हो। और उनके यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंडीशंस है, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी है। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखो तो इथियोपिया वाले बेसिकली क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज से लेकर आते हैं, पहले वो इथियोपिया में अपने यहाँ पे अपने कंट्री में, फिर वहां से फिर वो ट्रांजिट करवाते हैं दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पे उनका बिजनेस भी इससे चलता है बहुत ज्यादा। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आपका अफ्रीकन यूनियन है, ये आपका यहाँ पे बना था 2002 में। ठीक है, अब इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन की तरीके से आपका यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी है। अब जो आपका यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन है, इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे ब्रसल्स में। ठीक है, और ब्रसल कहाँ पे है, तो ब्रसल्स आपकी यहाँ पे सिटी है आपकी बेल्जियम में। और बेल्जियम कहाँ पे है? ये आपका है यूरोप में। ठीक है, ये आपका है यूरोप में, और यूरोप में एक कंट्री है बेसिकली बेल्जियम, जिसके आपको यहाँ पे सिटी आती है ब्रसल्स। उसमें आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं यूरोपियन यूनियन के। और ये आपका बना है 1958 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीज याद रखनी है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब जैसे ना आपको यहाँ पे शुरू में ही पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के हेडक्वार्टर आप देखोगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इटली में, और वो भी आपकी यहाँ पे रोम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, जो आपकी एक सिटी है आपकी इटली में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको यहाँ पे इसका ईयर भी याद रख लेना है, तो ईयर है आपका यहाँ पे 1977। ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। फिर देखो, इसके अलावा हम बात करते हैं आपका यहाँ पे नाटो, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा रीजन है आपका यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसी पर्टिकुलर वॉर का आपका एक रीजन है बहुत बड़ा आपका यहाँ पे नाटो, क्योंकि यूक्रेन उसको ज्वाइन करना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन ज्वाइन हो, ताकि नाटो की जो फोर्सेज है वो यहाँ पे रशिया के बॉर्डर पे तक आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रशिया बेसिकली हर तरफ से नाटो से घिर जाता हो। ठीक है, मतलब हर तरफ से इन द सेंस, अगर आप चाइना वाला बॉर्डर और मंगोलिया वाला बॉर्डर हटा दो, फिर अगर आप ईस्ट और वेस्ट की तरफ से बात करो, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो जो आपका मॉस्को है, जो आपकी रशिया की कैपिटल है, वो बहुत ज्यादा पास पड़ती है आपके यूक्रेन से भी। ठीक है, जो उस तरफ का बॉर्डर है वहां से बहुत ज्यादा पास है।
क्योंकि इधर वाला जो हिस्सा है ईस्ट साइड वाला, वो तो आपका कंप्लीटली स्नो से कवर्ड है, वहां से कोई भी अटैक करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, वहीं पे उसकी फोर्सेस वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पे एलेक्जेंडर के टाइम पे नहीं, एलेक्जेंडर नहीं, आपका न्यू नेपोलियन के टाइम पे आपको देखने को मिला था। नेपोलियन ने भी यहाँ पे रशिया पे अटैक करा था, पर उसको यहाँ पे एक तरीके से हार का सामना फेस करना पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका नाटो है, इसके भी हेडक्वार्टर्स आपको ब्रसल्स में ही देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना। और इसके हेडक्वार्टर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्रसल का है, बेल्जियम में, तो याद रखना 1949 में यहाँ पे ये बना है ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट ग्रुप हम और देख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका ग्रुप है, इसमें बेसिकली आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, तो जो जो आपके यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिलती है। 1969 में आपका यहाँ पे ये ग्रुप बना था, और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जेडा में। और जेडा कहाँ पे है, ये आपका है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में यहाँ पे एक आपकी सिटी है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा इसके हेडक्वार्टर। इसके अलावा यहाँ पे दो छोटे से हम और देख लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फीफा है। ठीक है, फीफा जो है इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं जूरिच में। और जूरिच भी आपका यहाँ पे स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जूरिच, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। 2004 में आपको दिखेगा यहाँ पे बना हुआ था। फिर इसके अलावा ना आपका यहाँ पे चेस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो याद रखना फाइड इसका यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब फाइड आपको नाम में अलग दिख रहा है, क्योंकि ये इसका जो नाम है ना वो फ्रेंच के अकॉर्डिंग रखा गया है। फ्रांस में यहाँ पे जो फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच, उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे फुल फॉर्म फाइड का अलग है। पर हम लोग इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से हम लोग इसको यहाँ पे जानते हैं। और क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि इंडिया ने लेटेस्ट अभी यहाँ पे ट्रॉफीज भी जीती है, मेन और वुमेन दोनों में ही, तो इसलिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आगे उसको भी कवर कर दूंगा किसी क्वेश्चन में, तो वो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं, शायद मैंने यहाँ पे कवर करा दी होगी वो चीज, पर नहीं करवाई तो आगे करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे चेस वाला चीज यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया था। तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। और आपका यहाँ पे जो फाइड है, इसके आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं लाओसेन में, और ये आपका है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बस याद रख लेना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब। क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं करती है कैस्पियन सी के साथ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाई थी, यहाँ पे जहाँ पे हमने जो हमारा सेंट्रल एशिया था, वहाँ पे हमने देखा था कैस्पियन सी कहाँ लाई करती है। तो आपको एक तो यहाँ पे ये पता चल गया कि आपका यहाँ पे जो कैस्पियन सी है, ये आपके सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पे लाई करती है। अब वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे आपके यहाँ पे मैप्स के थ्रू भी समझा रखा है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, पर यहाँ पे मैं आपको पहले लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे मान लो ये है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका लगता है रशिया, और इस तरफ में आपका लगता है कजाकिस्तान। इस तरफ में आपका लगता है कजाकिस्तान, जो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री है अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया में। फिर नीचे की तरफ आओगे कजाकिस्तान से, तो आपको लगेगा यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंट्रल एशिया की सिर्फ और सिर्फ यही दो कंट्रीज आपकी लगती है ना। आपका यहाँ पे बाकी जो तीन है, तजाकिस्तान है, फिर आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, फिर आपका किर्गिस्तान है, वो तीनों ही नहीं लगती है। और अफगानिस्तान को भी क्योंकि सेंट्रल एशिया में काउंट करा जाता है, तो उस वो भी आपकी नहीं लगती है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऊपर की जो पांच कंट्रीज जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन से बताया, वही पांच मेजर आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज रहेंगी। आप अगर अफगानिस्तान किसी हाल में भूल भी जाओ आपको चलेगा, पर आपको वो पांच कंट्रीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। ठीक है, उनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस में उसको यहाँ पे लिखवाया था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर इस तरफ में आप आओगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखेगा यहाँ पे ईरान, और आपका वेस्ट साइड में यहाँ पे लगता है अजरबैजान से। अब अजरबैजान भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉप की जो मीटिंग होती है, ठीक है, कॉप की यहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं वो हमारी यहाँ पे हुई थी। वो भी इसके रिलेटेड में आपका यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, जो आपकी लेटेस्ट कहाँ हुई थी, पिछली बार कहाँ हुई थी, ये सब। यूएई वगैरह है आपका, अजरबैजान, बाइकू आपके यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे रहेगा बाकू, इसकी कैपिटल है यहाँ पे अजरबैजान की। तो वो सब हम आगे कभी यहाँ पे कंट्रीज के इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, कॉप की मीटिंग के बारे में। पर आपको यहाँ पे याद रखना है, जो अब हम यहाँ पे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि आपके यहाँ पे पांच कंट्रीज आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे लाई करती है, या फिर बोल सकते हो आप बॉर्डर शेयर करती है कैस्पियन सी के साथ। तो यहाँ पे आप देखो, रशिया करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, अजरबैजान करता है, और आपका जो उज्बेकिस्तान है ये नहीं करता है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा रहा था डज नॉट शेयर। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे कौन शेयर नहीं करता है ये पूछा रहा था। तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान। आगे आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो। ये आपका हो गया यहाँ पे कजाकिस्तान। फिर यहाँ पे आओगे, ये आपका हो गया यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। इधर आपको यहाँ पे ईरान देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ईरान आपका ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ में भी ईरानी है। फिर आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका वेस्ट साइड में अजरबैजान, और फिर आपका ऊपर की तरफ में यहाँ पे रशिया। ठीक है, तो ओवरऑल आपके यहाँ पे 5 कंट्रीज आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब ईरान की कैपिटल क्या है, यहाँ पे तेहरान है उसकी कैपिटल, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और जो आपका अजरबैजान है, इसकी कैपिटल है बाकू। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कैपिटल दे रखी है बाकू, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख भी रहा है। रशिया की हो गई वहां पे मॉस्को। ठीक है, तो यहाँ पे यही 3 की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बाकी तुर्कमेनिस्तान की आपको यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे अशगाबाद, तो ये आपको यहाँ पे हो सकता है पूछ ले, तो आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले यहाँ पे कंट्री पे, मतलब यहाँ पे सी पे, जो आपको यहाँ पे दे रखी है वो है आपके यहाँ पे ब्लैक सी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लेके उस कंप्लीट टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कैस्पियन सी का, पर हम यहाँ पे जो आपकी बाकी भी मेजर जो आपकी सीज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे इन्हीं के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक सी को, तो ब्लैक सी आप क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यही आपको बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है या फिर कौन सी सी के साथ करता है। तो सी भी आपको यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सी ऑफ एजवॉक। ठीक है, अब ये आपका जो ब्लैक सी है बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे न्यूज में है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा बेसिकली आपका रशिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे रशिया का हिस्सा एक तरीके से अगर आप देखो तो पहले आपका अलग कंट्री में था, यूक्रेन में आता था, अब यहाँ पे रशिया में आता है। और ये चीज यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे कि आपका जो ब्लैक सी है ना, ये अभी इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिप्स वगैरह हैं जिसको टर्की ने पास नहीं करने दिया था। यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे कैनाल देखने को मिलता है जिसके थ्रू यहाँ पे स्विच, मतलब यहाँ पे जाती हुई दिखती हैं शिप्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जहाँ इस्तानबुल आपको दिख रहा है, इसी के आसपास आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं ये सब। पर आपको यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कंट्रीज से रिलेटेड, तो याद रखना इधर है आपका यहाँ पे यूक्रेन, इस तरफ में आपका है रशिया। ठीक है, ये जो इतना आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये आपका है रशिया। इसके बाद यहाँ पे जॉर्जिया नाम की एक कंट्री आती है वो आपको दिखेगी। फिर आपको यहाँ पे टर्की देखने को मिल रहा है। टर्की के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे बुल्गारिया। ठीक है, ग्रीस तो आपको यहाँ तक ही है, तो ग्रीस मत काउंट कर लेना। यहाँ पे आपको बुल्गारिया देखने को मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पे रोमानिया देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपकी यहाँ पे कंट्रीज हैं जो बेसिकली यहाँ पे टच करती है यहाँ पे ब्लैक सी को। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रीज कितनी हो गई, यहाँ पे 6 कंट्रीज हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज भी आपको याद रखनी है कि 6 हैं, और कौन कौन सी है तो ये भी याद रखना। और ये आपका यूरोप में लगता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी रहेगा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पे हम चलते हैं अब अगले यहाँ पे स्लाइड पे। तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे मेडिटेरियन। अब देखो मेडिटेरियन भी आपका यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपकी यहाँ पे सी है, पर यहाँ पे ना इतनी ज्यादा कंट्रीज लगती है कि शायद ही आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज लगती हैं या फिर कितनी है या ये सब। तो पर तब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 19 कंट्रीज आपकी टोटल मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो है आपकी यहाँ पे 19। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस मैप के थ्रू आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आपका मोरक्को हो गया। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे। ये अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपका मेडिटेरियन सी जो है ये कौन से दो कॉन्टिनेंट को जोड़ के रखता है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका, और ऊपर की तरफ आपका यूरोप। ठीक है, अब अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम देखें तो मोरक्को हो गया, आपका अल्जीरिया हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अफ्रीका, और आपका यहाँ पे यूरोप को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ये तो आपका है साउथ में, और आपका यूरोप जो है ये आपका पड़ता है नॉर्थ में इस पर्टिकुलर सी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्रीज देखने को मिल रही है, मोरक्को हो गया, फिर आपका यहाँ पे अल्जीरिया हो गया, फिर आपका यहाँ पे एक कंट्री है टूनिशिया, फिर लीबिया, फिर आपका है यहाँ पे इजिप्ट। ये सब आपकी कंट्रीज किस में है, ये आपकी सब कंट्रीज है अफ्रीका में। फिर अगर आप थोड़ा एशिया की तरफ आओगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इसराइल। ठीक है, इसराइल के ऊपर ही आपको पता है यहाँ पे लेबनान, और इनकी लोकेशन अब आजकल में बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे वॉर के सिचुएशन यहाँ पे कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे है सीरिया। ठीक है, आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में टर्की में भी यहाँ पे आतंकवादी हमले वगैरह यहाँ पे हुए थे, तो उसके रिलेटेड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर इस तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टर्की, और ये हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था साइप्रस। तो जो ये साइप्रस आपको ये आइलैंड सा दिख रहा है ना बेसिकली, ये आपका, आप यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ तो आप इसकी शेप देख सकते हो, थोड़ा आपको यहाँ पे शेप का यहाँ पे अंदाजा भी लगेगा। तो यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड है जिसका थोड़ा हिस्सा टर्की यहाँ पे के पास है, और आपका एक अलग कंट्री है साइप्रस, वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्की का साइप्रस भी है एक, और साइप्रस एक खुद में एक कंट्री भी अलग है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका था लेबनान, और यहाँ पे साइप्रस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया।
ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आगे तो और भी आपकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे आपका यहाँ पे है ग्रीस। ग्रीस के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अल्बेनिया। ठीक है, ये आपको ALB जो लिखा है बेसिकली ये आपका है अल्बेनिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका क्या है यहाँ पे अल्बेनिया आपका यहाँ पे है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोंटे कार्लो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे MON जो दे रखा है ये है मोंटे कार्लो। फिर ये आपको जो दे रखा है ये आपका है बोस्निया। ठीक है, बोस्निया। फिर ऊपर की तरफ आओगे यहाँ पे तो ये आपको मिलेगा क्रोएशिया। क्रोएशिया के साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्लोवेनिया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लोवेनिया, तो आपको वो भी चीज याद रखनी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना ये आपकी बेसिकली कैपिटल है यहाँ पे स्लोवेनिया की, जो आपको यहाँ पे अभी मैंने मार्क किया। यहाँ पे वापस से मार्क कर दे रहा हूँ स्लोवेनिया वाला एरिया। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैप में आई हो आपको, यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, क्योंकि ये मैप ही ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस मैप में दे रखी है। पर मैं आपको सिर्फ कंट्रीज यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जो आपसे पूछी जा सकती है, और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका है अल्बेनिया, ये आपका मोंटेगार्लो, फिर आपका ऊपर की तरफ बोस्निया, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवेनिया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपने बाकी सब कंट्री के नाम सुनेंगे, जैसे इटली सुना होगा आपने, फिर आपने यहाँ पे फ्रांस को भी सुन रखा होगा। ठीक है, फ्रांस वगैरह, फिर आपने स्पेन को भी सुना होगा। तो ये सब कंट्रीज आपने मेजर जो कंट्रीज हैं आपकी यूरोप की वो तो आपने यहाँ पे सुनी ही होंगी, पर बाकी जो आपकी कंट्रीज है वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपसे पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपकी ओवरऑल बहुत ज्यादा कंट्रीज है जो आपके यहाँ पे जैसे हमने देखा 19 कंट्रीज है। तो आपसे यहाँ पे पूछा कुछ भी जा सकता है, पर इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी कंट्री येलो सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, मतलब कितनी कंट्रीज करती है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि येलो सी जो है ये आपका चाइना। फिर इस तरफ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे सही कर दूं। तो यहाँ पे एक तरफ आपको देखने को मिलता है चाइना जो आपका वेस्ट में लगता है। फिर उस तरफ में आपको देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साउथ कोरिया। तो यहाँ पे कोरिया और चाइना के बीच में बेसिकली आपको यहाँ पे येलो सी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो आपका यहाँ पे येलो सी आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया तो यहाँ पे, ताकि मैं आपको बाकी जो कंट्रीज यहाँ पे आप बोलो सी है वो हम यहाँ पे कवर कर पाए, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड किया है, ताकि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इजराइल के केस में। और आपसे यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सी भी पड़ती है जिसका नाम है यहाँ पे डेड सी। ठीक है, अब डेड सी जो है वो आपका इजराइल के साथ लगता है। आपका वेस्ट बैंक, जो वेस्ट बैंक किसका है, पैलेस्टीन है ये। ठीक है, ये आपका क्या है बेसिकली पैलेस्टीन है। और इस तरफ में आपका जॉर्डन। तो ये 3 आपके बोल सकते हो रीजन से लगता है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो पैलेस्टीन को कंट्री नहीं मानती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मानती भी हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे जरूर देख लेना है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसराइल, फिर आपका पैलेस्तीन और आपका जॉर्डन, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज के साथ आपका यहाँ पे डेड सी का बॉर्डर लगता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अगले यहाँ पे सी पे चलते हैं। वो अगला आपका यहाँ पे येलो सी ही है जो हमने यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस भी करा था। तो ये तो हो गया आपका चाइना इस तरफ, ये आपका नॉर्थ कोरिया, ये आपका हो गया साउथ कोरिया। तो ये आपको याद रखना है। और अभी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने जितनी भी यहाँ पे रोड एंड रेलवे लाइन जो भी यहाँ पे कनेक्ट कर रही थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को आपस में, वो सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए एक तरीके से अपने रीजन में, अगर हम बात करें। तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये आने के चांसेस भी बनते हैं ज्यादा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे रेड सी आ जाता है अगला। अब रेड सी अगर आप देखोगे तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंस आपका यहाँ पे सी है। ये एक ऐसा सी है जहाँ पे ना आपको पता होगा यहाँ पे आपके यमन में हूती रेवल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हूती रेवल्स बेसिकली यहाँ पे शिप्स वगैरह को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो वो जो कैप्चर करते हैं ना शिप, वो बेसिकली उसी शिप को कैप्चर करते हैं जो आपके रेड सी से आ रहा होता है। इसी तरी सेम तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कैनाल है जिसका नाम है यहाँ पे स्विस कैनाल। तो हमेशा याद रखना स्विस कैनाल कौन से आपकी कंट्री में पड़ता है, तो ये आपकी कंट्री में पड़ता है यहाँ पे इजिप्ट में। इसी सेम तरीके से आपका एक और कैनाल है जिसका नाम है यहाँ पे पनामा कैनाल, जो कि आपका यहाँ पे पनामा में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो पनामा कैनाल है बेसिकली, आपको जैसे पता है ऊपर वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे बीच में ना कुछ कंट्रीज हैं। अब जैसे कभी भी यहाँ पे मान लो कि यूएसए को इस रीजन से यहाँ पे अपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ भेजना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे समुद्र के थ्रू भेजना है, तो पहले उसको ना पूरा नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के नीचे से पूरा जाते हुए इस तरफ आना पड़ता था, मतलब पूरा नीचे से उसको कवर करके आना पड़ता था। पर अब जब से वो पनामा कैनाल आपका बना है, तो अब वो शिप्स क्या करती है कि यहाँ से निकलती है पनामा कैनाल के थ्रू,
सीधा यहाँ पे पहुंच जाती है। मतलब आप सोचो कि यहाँ पे फ्यूल कितना ज्यादा वो बचा रही है, टाइम कितना ज्यादा बचा रही है, और कितनी जल्दी आप यहाँ पे चीजों को पहुंचा सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो पनामा कैनाल यहाँ पे बना था। वो ऑब्वियस सी बात है, पनामा जो यहाँ पे कंट्री है उसकी भी वो कंप्लीट जो आप देखोगे ना यहाँ पे इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर बेस चलती है, इसी के ऊपर चलती है। टूरिज्म भी यहाँ पे इसी की वजह से भी चलता है। बहुत लोग इसको देखने भी आते हैं कि कैसे वर्क करता है, और बहुत अच्छा आप देखोगे यहाँ पे कैनाल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पनामा बेसिकली पहले यहाँ पे जहाँ पे कैनाल बना वहाँ पे पूरा जंगल एरिया था, और वहाँ पे बहुत ज्यादा मॉस्किटोज वगैरह रहते, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। जो वहाँ पे के वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइफ भी खोई थी, बहुत सारे वर्कर्स ने। तो इसलिए यहाँ पे ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका कैनाल है जो यहाँ पे कम टाइम कर देता है। इसी सेम तरीके से आपका इजिप्ट का जो यहाँ पे स्विस कैनाल है ये भी आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनाल्स है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री लगती है, तो आपका यहाँ पे सूडान लगती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूडान और साउथ सूडान दोनों आपकी अलग अलग कंट्रीज है अफ्रीका की, तो कंफ्यूज मत करना। साउथ सूडान अगर आपको ऑप्शन में देता है तो आपका आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि सूडान आपकी लगती है रेड सी से, ना कि साउथ सूडान। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे एरिट्रिया आपका लग रहा है, फिर आपका यहाँ पे जिबूटी लग रहा है, यमन आपका लग रहा है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपका यहाँ पे लग रहा है। तो ये सब आपकी कंट्रीज किसकी है? ये सब आपकी कंट्रीज वो सब कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर रेड सी के साथ लगते हैं, जो आपसे यहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं और पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंट्रीज देखो तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 6 कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है रेड सी के साथ। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब ये वाला हिस्सा आपको पता होना चाहिए, ये आपका बेसिकली अफ्रीका है। ठीक है, ये वाला आपका अफ्रीका है। ये आपका अरेबियन आप बोल सकते हो, यहाँ पे अरेबिक पेनिनसुला वाला आपका एरिया है, या फिर आप इसको एशिया में ही काउंट कर सकते हो, मिडल ईस्ट बोल सकते हो। हाँ, सिंपल टर्म्स में आप बोल लो मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट है बेसिकली यहाँ पे ये। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पे, तो आपको आ जाता है अगला यहाँ पे बाल्टिक सी। अब जो आपका यहाँ पे ये बाल्टिक सी है ये भी आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सी में से एक है, क्योंकि आपकी कुछ कंट्रीज को हम लोग बाल्टिक नेशंस के नाम से भी जानते हैं, वो आपको मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए। अब जैसे आपका यहाँ पे ये है आपका स्वीडन, ये आपका लगता है इसके साथ। फिर आपका डेनमार्क लगता है यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ, आपका जर्मनी लग रहा है, पोलैंड लग रहा है यहाँ पे, लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तो वो 3 कंट्रीज है जिसको हम लोग यहाँ पे बाल्टिक नेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपका रशिया भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा है ये वाला एरिया बेसिकली आपका यहाँ पे रशिया के साथ टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको। फिर इसके अलावा अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे फिनलैंड टच होता हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। और रशिया का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे इस तरफ में देखने को मिलेगा जो आपका यहाँ पे रशिया का हिस्सा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे रशिया भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो ओवरऑल अगर हम कंट्रीज की बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 9 कंट्रीज टोटल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है बाल्टिक सी के साथ। ठीक है, यहाँ पे बस बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो इतना ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बाकी आपको अगर पूछा जाए सी वगैरह यहाँ पे किस में बेसिकली यहाँ पे सी किस किस से कनेक्ट है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है गल्फ ऑफ यहाँ पे बोथानिया, फिर आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये सब आपकी बाल्टिक सी में जाके जुड़ती है। फिर आपको एक आइलैंड आपको दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलैंड आइलैंड्स, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसी सेम तरीके से आपका यहाँ पे गॉटलैंड आपको यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी मैप के थ्रू आप इसको इजीली यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू समझाया, और ये आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको जरूर इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर हम आगे चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोल रहा है कि कौन सी आपकी यहाँ पे इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस जो आपकी रिवर है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर रखा है वैसे तो, कि जो आपकी यहाँ पे अलग अलग मेजर रिवर्स थी, जब हमने ऋग्वेदा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अलग अलग जो आपकी यहाँ पे रिवर्स है ना, जो आपकी जैसे इंडस है उसको यहाँ पे ऋग्वेदा में सिंधु के नाम से बोला गया है। फिर आपका झेलम को वितास्ता के नाम से बोला गया है। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाके वो पहले देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे इंडस है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिंधु। फिर जो आपका यहाँ पे ये झेलम है, झेलम रिवर जो है इसको बोला गया था यहाँ पे वितास्ता। फिर आपकी जो चेनाब रिवर आती है, चेनाब को यहाँ पे बोला गया है अक्सिनी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा फिर आपकी आती है यहाँ पे रावी रिवर, फिर आपकी आती है यहाँ पे ब्यास रिवर, और लास्ट आपका है यहाँ पे सतलुज रिवर। तो ये सब आपके यहाँ पे रिवर्स है। रावी को यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे परुष्यन, फिर ब्यास को बोला गया है यहाँ पे विपास, और सतलुज को यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे शुतुद्री। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे एंशियंट नेम्स है यहाँ पे ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आपकी बेसिकली है यहाँ पे चेनाब, तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी ये जा रही है यहाँ पे इंदस रिवर, ठीक है, ये है आपके यहाँ पे इंदस रिवर। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये आपकी जाती है यहाँ पे चेनाब रिवर, ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी चेनाब, ठीक है। अब चेनाब में आके ना आपकी झेलम मिलती है, ये आपकी है झेलम, ये आपकी है यहाँ पे झेलम। फिर आप देखोगे यहाँ पे नीचे से आते हुए आपकी मिलती है रावी, ठीक है, ये आपकी मिलती है यहाँ पे रावी। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सतलुज आपकी मिलती है यहाँ पे इससे नीचे जाके, तो ये आपकी है यहाँ पे सतलज। और सतलज में आके आपकी एक रिवर मिलती है यहाँ पे, तो या इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बियास, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके इस तरीके से आपका कुछ पैटर्न आपका बनता है। तो अगर आप देखोगे तो सबको मिला के बेसिकली आपका चेनाब का यहाँ पे पानी जा रहा है, ठीक है, मतलब सब रिवर्स का पानी आपका चेनाब में मिल रहा है, फिर चेनाब जाके आपकी इंडस रिवर से मिल रही है, पर ये सब भी आपकी ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती हैं इंडस रिवर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो झेलम आपकी पहले मिल रही है चेनाब से, फिर रावी मिल रही है, और ब्यास तो आपकी सतलुज में जाके मिल रही है, और फिर सतलुज आपकी यहाँ पे चेनाब में मिल रही है, और फिर चेनाब आपकी इंदस में जाके मिल जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे कुछ डायग्राम बनता है, याद रखना। इसके अलावा जो आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ लगाने को, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लगाने को, तो आपको यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू भी तभी यहाँ पे बताया था, तो याद रखना। सबसे ऊपर आपका इंदस रिवर आएगी, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे झेलम, झेलम के बाद आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे चेनाब, चेनाब के बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रावी, रावी के बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बियास रिवर, फिर आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है यहाँ पे सतलुज रिवर। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू या फिर आप बोलो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, जो आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी यहाँ पे जो मेजर रिवर्स है वो हम देख लेते हैं। जैसे आपकी है एक नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर हो गई, आपकी ताप्ती रिवर है, फिर आपकी एक सरस्वती रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, ये भी आपके लिए रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ना आपसे पूछता है कि एक ना आपका वाटरफॉल है जिसका नाम है यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, धुआंधार वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, वाटरफॉल है यहाँ पे ये जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर। और जो आपका ये सरस्वती है इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जॉग वाटरफॉल, ठीक है, जॉग वाटरफॉल। अब इसके अलग अलग नाम है, कहीं पे आपको जॉग वाटरफॉल देखने को मिलेगा, कहीं पे इसको बोला गया महात्मा गांधी वाटरफॉल, ठीक है, महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी यहाँ पे फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे ये जेरेस्पा वाटरफॉल के नाम से भी फेमस है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पे जरूर इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे इस वीडियो के। तो आपको यहाँ पे दिए रखा है कि इंडियन कैप्टन कौन था यहाँ पे 2016 के वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपसे पूछा गया था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2019 में, 21 में और 20 में आपका यहाँ पे अलग अलग फेजेस में आपका एग्जाम हुआ था, तो इसलिए आपको यहाँ पे 19 वाला पूछ रखा है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा मिथाली राज, ठीक है। पर अब आपसे यहाँ पे 2016 का नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा 2022 का या फिर 23 का, 24 का, ये सब। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हरमनप्रीत कौर आपकी यहाँ पे कैप्टन रही है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 2024 की, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 में आपकी जो कैप्टन रही है यहाँ पे वो हरमनप्रीत कौर रही है। इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गए थे इस बार, अगर हम देखते हैं तो। जो टॉप की 4 टीमें थी वो कौन कौन सी थी यहाँ पे जो सेमीफाइनल में गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया थी, साउथ अफ्रीका थी, न्यूजीलैंड थी, और आपकी यहाँ पे वेस्ट इंडीज थी, ठीक है। फिर आपका जो फाइनल हुआ था ये आपका हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, जहाँ पे न्यूजीलैंड जीत गई थी, यहाँ पे ये विनर बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि 2024 में जाके आपका न्यूजीलैंड जो है ये ट्रॉफी जीता है, आपकी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तब, ठीक है। फिर आपका जो साउथ अफ्रीका है ये आपका रहा है रनर अप। तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए। अगर आपसे फिर पूछा जाता है कि यहाँ पे इस साल आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बोल लो या फिर टूर्नामेंट बोलो, वैसे तो सीरीज तो बेसिकली बायलैटरल सीरीज वगैरह जब होती है उसमें हम बात करते हैं, पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर आपसे पूछा जाए, मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पूरे ही टूर्नामेंट में किसने करी थी, वो जो अवार्ड मिला है वो बेसिकली इस बार यहाँ पे मिला है अमीलिया कर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये मिल रखा है एमिलिया कर को, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ठीक है। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी का नाम दे देता है, एक कोई लोग का यहाँ पे नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि वो कौन से टीम से है या फिर आपके कौन से स्पोर्ट से हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके क्रिकेट खेलती है, ऑब्वियस सी बात है जब इनको यहाँ पे मिल रहा है ये अवार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड की है ये, और ये यहाँ पे वर्ल्ड कप भी जीती है इस बार।
फिर अगर आप देखोगे ना साउथ अफ्रीका इस बार अगर आप देखो तो 2023 का जो आपका चाहे मेंस का वर्ल्ड कप हो, 24 का अगर हम बात करें चाहे मेंस का वर्ल्ड कप हो या फिर आपका वुमेन का वर्ल्ड कप हो T20 का, दोनों में ही यहाँ पे वो फाइनल में आया। पर एक में मेंस में अगर हम देखें तो इंडिया जीती, फिर वुमेन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जीती। ठीक है। और साउथ अफ्रीका में अगर आप देखोगे ना, साउथ अफ्रीका बेसिकली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया था, जो कि वुमेन्स में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी टीम है वुमेन्स में। अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप यहाँ पे वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते, मेंस में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। पर मेंस में आपको देखोगे यहाँ पे टक्कर मिलती है हर एक टीम से। ठीक है, हर एक टीम से आपको टक्कर देखने को मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती है। पर यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखोगे कि वन साइडेड मैच, ज्यादा से ज्यादा मैचेस वन साइडेड ही वो जीतते हैं। पर इस बार हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि रनर अप में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था यहाँ पे सेमीफाइनल में, और उसके बाद यहाँ पे वो फाइनल में जाके हार गए। और ये सेम कंडीशन हमें देखने को मिली कि जो आपका यहाँ पे 2023 का जो आपका वर्ल्ड कप था, जो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे होस्ट कंट्री था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पे आए थे फाइनल्स में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और साउथ अफ्रीका हार गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ पे 2023 का T20 वर्ल्ड कप हार गया था और ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे जीत गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये 23 की बात कर रहे हैं। 24 वाला जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है ये आपका हुआ है यूएई में। ठीक है, 2024 की जब हम बात करेंगे तो ये आपका हुआ है यूएई में, और इसमें आपका न्यूजीलैंड जीता है। और ये न्यूजीलैंड का पहला टाइटल है, इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट टाइटल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड पहली बार जीता है ये। और अगर आप साउथ अफ्रीका की जगह आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 6 बार जीत चुका है। ठीक है, ओवरऑल। तो इसलिए आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और इसलिए आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पता होना चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, रन किसने बनाए हैं, तो यहाँ पे उसको भी अलग से लिख लो। वैसे शायद ही आपसे पूछा जाए, पर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैटिक जीके में बन जाता है ये। तो एक तरफ लिखो यहाँ पे मोस्ट रन, एक तरफ लिखो यहाँ पे मोस्ट विकेट्स। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो बनाए हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की कैप्टन ने, जिनका नाम है यहाँ पे लॉरा वुलवार्ट। ठीक है, लॉरा वुलवार्ट। और जो आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं वो यहाँ पे लिए हैं एमिलिया कर ने, जिनको यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर आप बोलो प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे जब हम देखते हैं 2023 वाला जो आपका साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप था, ठीक है, तो वहां पे भी कैप्टन आपकी हरमनप्रीत कौर ही थी। ऐसा नहीं है कि आपकी अलग कैप्टन थी, आपकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर ही थी। पर वहां पे हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि हम लोग वहां पे एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे, पर यहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वहां पे अगर आप देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज वहां पे पहुंची थी, अगर आपसे मान लो इस तरीके से कुछ पूछा जाए कि 2023 में, अगले स्लाइड पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपसे पूछा जाए कि 2023 में कौन कौन सी कंट्रीज पहुंची थी। एक था आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था आपका साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इन दोनों के बीच में ही फाइनल हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, साउथ अफ्रीका यहाँ पे हार गया था फाइनल। इसके अलावा आपकी पहुंची थी यहाँ पे इंडिया, और इंडिया के साथ आपकी पहुंची थी यहाँ पे इसके ग्रुप से यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब सेमीफाइनल हुआ था तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत गई थी, और फिर वो फाइनल में गए थे। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, जिसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा हाँ, आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड इस बार जीती है ना, तो न्यूजीलैंड की यहाँ पे कैप्टन कौन रही है ना, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की यहाँ पे कैप्टन कौन रही है। अगर आपसे ये पूछता है तो आपको याद रखना है इनकी कैप्टन का नाम है सोफी डिवाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपको यहाँ पे कैप्टन पता हो, क्योंकि कैप्टन से रिलेटेड आपसे यहाँ पे जरूर पूछा जा सकता है। तो इनकी कैप्टन कौन है यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें तो वो रही है यहाँ पे सोफी डिवाइन। ये यहाँ पे 2024 में न्यूजीलैंड की कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी आपको यहाँ पे जो जो चीजें बताई गई हैं वो आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2023 वाला भी और 2024 वाला भी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे हमने 23 डिस्कस कर लिया, 24 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर अगर आप यहाँ पे आगे अगर हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वैसे कि एक बहुत बड़ी प्लेयर है, अगर हम न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे आपको मिथाली राज, आपकी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपकी झूलन गोस्वामी, फिर मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, ये सब आपकी बड़ी प्लेयर्स है। इसी तरीके से जो आपकी यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम है उसमें जो सबसे बड़ी प्लेयर है वो है यहाँ पे सूजी बेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे उनका नाम भी आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, उसके रिस्पेक्ट में भी हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो हमने यहाँ पे जितनी चीजें थी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, जितनी हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, उसको हम यहाँ पे जरूर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो उसको मैं सॉल्व भी कर दूंगा यहाँ पे। और एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आपको लिखना है कि 2020 का जो आपका यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, ये आपका हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और इसको यहाँ पे जीता कौन है? इसको जीता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, और हराया किसको है? ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली हराया है यहाँ पे हमारे इंडिया को इस पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ल्ड कप में। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे इस बार इसमें यहाँ पे 2020 में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रनर अप था। ठीक है, तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो बेथ मूनी रहेंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है एक, अगर हम 20 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर जब हम 23 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है यहाँ पे रही है आपकी एशले गार्डनर। ठीक है, तो ये भी आपकी एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे भी आप डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, और कंप्लीटली आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, वरना इसको आप सर्च करके जहाँ मैंने एरो बनाई है इसके थ्रू भी आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच सकते हो। बाकी कोई भी चीज़ होती है जरूर आप मेंशन कर देना, डाउट्स लेके मत जाना, क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।